हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर आपके सामने दो चार स्ट्रक्चर लिखी हुई है और आपको पता करना पड़े कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो उनको कैसे चेक करना है कि कौन सी स्टेबल ज़्यादा है या उनका ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर चार कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक के बाद एक ऑर्डर से लगाने हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अनचार्ज जो स्ट्रक्चर है, अनचार्ज स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेंगी चार्ज स्ट्रक्चर के बजाय। अनचार्ज स्ट्रक्चर चार्ज के बजाय ज्यादा स्टेबल रहेंगी। ठीक है, इसी में अपन एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर सकते हैं कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से भी चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर वहां पर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। एक ही सेक्शन बना रहा हूं मैं यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है। डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन दूसरे डबल बॉन्ड के साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब रेजोनेंस होगा। यूं कह दो कि पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि अल्टरनेट में है, ये कॉन्जुगेशन में है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम पर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर आएंगे। तो उससे जो नई सेक्शन बनेगी यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो देखिएगा CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड, CH और CH2 माइनस। ठीक है, तो इसकी दूसरी जो सेक्शन बनी है वो ये। मान इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये तो अनचार्ज है और ये चार्ज है। तो अनचार्ज जो है वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी चार्ज के बजाय। तो हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो एक की ज्यादा है किससे, दो से। ठीक है, और फिर आप देखिए इसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर भी आप देख सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके मतलब इस स्ट्रक्चर में 11 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। उसमें आप काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर जो है वो ज्यादा है, तो ये स्टेबल ज्यादा रहेगी। अब ज्यादा क्यों रहेगी स्टेबल, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड लगभग 100 से 200 किलो जूल पर मोल का जो है वो पार्टिसिपेट करता है, जो कहते हैं कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी के अंदर। तो यूं कह दो कि एक बॉन्ड बनने में 100 से 200 किलो जूल एनर्जी निकल जाती है। अब एनर्जी निकल जाती है तो सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड वाली ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्टेबल है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पहला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, मतलब दो सेक्शन ऐसे इसमें दोनों ही चार्ज है या दोनों ही नॉन चार्ज है। ठीक है, तो फिर अपन कैसे चेक करें, तो आगे के कॉन्सेप्ट की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपना है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहती हैं उनमें, उनके बजाय जिसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट ऑक्टेट के बारे में है। ये है कंप्लीट ऑक्टेट के बारे में। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी। एग्जांपल से देखते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है। इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये प्लस है मान लीजिए। तो अब आप देखिए कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कॉन्जुगेशन कौन सा है। मैंने आपको 8 तरह के कॉन्जुगेशन वहां पर बताए थे। तो यहाँ देखिए कौन सा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। यानी यूं कह दो कि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल का जो कॉन्जुगेशन है वो
पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, तो इसका मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में लोन पेयर वाला जो है वो कॉन्जुगेशन वहां मौजूद है। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यूं कह दो कि ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल उसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो जो अगली स्ट्रक्चर बनी वो ये वाली बनी, इस पे आ जाएगा प्लस डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर अपने सामने हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो यहाँ देखिएगा ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यहाँ देखिएगा ये जो है वो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। यहाँ पर जो वो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसके बजाय ये जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो स्ट्रक्चर 2 है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी स्ट्रक्चर 1 के बजाय। ये मैंने लिखी है स्टेबिलिटी 2 की जो है वो ज्यादा होगी 1 के बजाय। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे कि जो जिस स्ट्रक्चर में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे वो स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर से क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट 3 पर। देखिएगा कॉन्सेप्ट 3, तो कॉन्सेप्ट 3 जो है वो ये है कि वो स्ट्रक्चर जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो माइनस चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज हो, वो दूसरी से ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव चार्ज, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई जगह पे काम आता है। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर EN एटम। और यहां पर अपन दूसरी बात कर सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक स्पीसीज में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बनेगी। अपन बात करेंगे वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर ये जो है वो स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी वहां पर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि एक कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, यानी कि उस पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इस नेगेटिव चार्ज वाले जो है कार्बन एटम के ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो दूसरी स्ट्रक्चर हमारी बनकर आ रही है वो ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, ये हमारी होगी दूसरी स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखिए कि इसमें जो नेगेटिव है वो कार्बन पर है और उस स्ट्रक्चर में नेगेटिव है जो ऑक्सीजन पर है। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है कार्बन के बजाय। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो स्ट्रक्चर 2 की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा आएगी स्ट्रक्चर 1 के बजाय। तो ये था हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपको फिर कह रहा हूं मैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑर्डर से ही लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो फिर दूसरा लगाएंगे, वो नहीं लगता है तो तीसरा, वो नहीं लगता है तो फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अपना जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो ये है कि चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें अपन तो अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए और सेम चार्ज जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्योंकि सेम चार्ज अगर डिस्टेंस कम होगी तो वहां पर रिपल्सन लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप देखिए ध्यान से कि स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, वो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि अपोजिट जो चार्ज है, अपोजिट चार्ज उनके बीच में जो है वो डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए और सेम चार्ज है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए।
तो फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए अपोजिट के बीच में, और डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए सेम चार्ज के बीच में, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए आपको पूरी चीज एग्जांपल से ही समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ। चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं अपन, एरोमेटिक ले लेते हैं इस बार। ये अपन ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन में आपको पता है नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर है और कॉन्जुगेशन यहाँ मौजूद है। चलो अपन इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं और ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यानी कि ये पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन उसके लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए आप कि ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि इसका एक ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट हो गया। तो वैकेंट हो गया तो उस वैकेंट, इसका जो ऑर्बिटल वैकेंट हुआ है उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इसका लोन पेयर वाला ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर लेगा और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आप एक नया कॉन्जुगेशन है। अच्छा, जब तक नया कॉन्जुगेशन होगा तब तक हम स्ट्रक्चर्स को बनाते जाएंगे। तो देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, देखो इस पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन मौजूद है तो एक नई स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। पहले ही कह चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगली जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है वो ये है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और डबल बॉन्ड और NH2 प्लस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। तो अगली बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और जो अगली स्ट्रक्चर है वो जो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और NH2 प्लस, ठीक है। और एक जैसे और बनेगी क्योंकि ये कॉन्जुगेशन पहली बार आया है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिएगा ये फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए ये जो है वो नई स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो नई स्ट्रक्चर है NH2 और ये लोन पे फिर से यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स आ गए। अब हम इनकी स्टेबिलिटी को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इनको नेम देता हूँ 1 2 3 4 5। अब आप देखिए हम इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं और चारों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जहां जहां अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला कॉन्सेप्ट ये था कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी चार्ज स्ट्रक्चर के बजाय। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और फिफ्थ न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों स्ट्रक्चर से फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेंगी और उनमें आप देख पा रहे हो कि सेम एक जैसी कंडीशंस वहां पर मौजूद है तो इनकी स्टेबिलिटी भी बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं स्टेबिलिटी ऑर्डर को, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट और फिफ्थ की जो स्टेबिलिटी है वो बराबर की है और बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बाकियों का भी देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें अपन बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सेकंड में और फोर्थ में चार्ज तो तीनों ही है और सेकंड और फोर्थ में जो अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इन दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो इन दोनों के अंदर ही कम है और इक्वल है, इसका मतलब ये बराबर की स्टेबल है। कौन कौन सी, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ जो है वो बराबर की स्टेबल है। अब अगर बात करें जो है वो थर्ड की, तो थर्ड में अपोजिट चार्ज है और डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। अपोजिट में तो कम होनी चाहिए तो डिस्टेंस ज्यादा आ रही है तो ये जो है वो कम स्टेबल रहेगी। तो थर्ड जो है वो इनसे कम स्टेबल यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ये अपन ने चेक किया। अच्छा, एक इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में एक और बात है कि जो चार्ज है वो पास पास वाले एटम पर भी नहीं होने चाहिए, है ना। यानी कि अपोजिट चार्ज होते सेम चार्ज हो, वो पास पास वाले एटम पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी स्ट्रक्चर, ठीक है। पास पास वाले एटम पर चार्ज नहीं होने चाहिए, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो सेम चार्ज हो, ठीक है। कम से कम एक एटम का डिस्टेंस वहां पर हो, तब अपन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर पास पास वाले एटम पर ही चार्ज आ रहे हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो अपोजिट चार्ज हो, तो फिर वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट
अपन ने देखा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये टॉपिक अपन ने यहाँ पर कवर किया। अब अपन आगे बात करेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक फिनोमेना के बारे में अपन और यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। और देखिए वो फिनोमेना क्या है। वो फिनोमेना देखिए क्या है कि पीरियोडिक रेजोनेंस। ये फिनोमेना है पीरियोडिक रेजोनेंस। पीरियोडिक रेजोनेंस, देखिए पीरियोडिक रेजोनेंस नॉन पीरियोडिक के बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन पीरियोडिक रेजोनेंस क्या होता है। पहली बात तो होता क्या है ये देखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सेम एटम पर सेम चार्ज आ रहा है, तो उन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलेंगे जो है वो ऐसे रेजोनेंस को अपन बोलेंगे पीरियोडिक रेजोनेंस। तो आप देखिएगा, बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्पीसीज है एसीटेट आयन, आप कह सकते हो उसको एसीटेट आयन। अब इसमें आप देखिएगा कि कॉन्जुगेशन मौजूद है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा इसका मतलब। तो देखिएगा, तो नेगेटिव से तो दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और ये वाले यहाँ पर। और जो अगली स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसमें आप देखिए इस तरह से बनकर आ रही है अगली स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए आप, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन पर है, वहां भी ऑक्सीजन पर है, तो सेम चार्ज सेम एटम पर मौजूद है। ठीक है, तो ये चार्ज इस तरह से जंप करेगा, इससे जंप करेगा। ठीक है, इधर 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 ऐसे जंप करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये हाफ हाफ डिवाइड, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड अपन बनाएंगे तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ये चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ये चार्ज देखिएगा, ऑक्सीजन इधर दो तरफ माइनस करता है, माइनस हाफ चार्ज इधर रहेगा, माइनस हाफ चार्ज इधर रहेगा। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि इस तरह का रेजोनेंस पीरियोडिक रेजोनेंस होता है, जिसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन पीरियोडिक रेजोनेंस के बजाय। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल रहेंगी अगर किसी में नॉन पीरियोडिक रेजोनेंस है। अच्छा, इनकी तो बराबर ही होगी स्टेबिलिटी, आप देख पा रहे हैं कि सेम ही है दो, तो यहाँ पर एक और दो की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक है, तो ऐसा रेजोनेंस होता है पीरियोडिक रेजोनेंस। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो नोट है वो इस बारे में है कि अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए नेगेटिव, पॉजिटिव, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो ऑन मल्टीपल bonded atom don't take part in resonance। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसके एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अपने कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं पायरिडीन। तो देखिएगा पायरिडीन में यहां पर लोन पेयर है। अब अगर पहले के कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अगले अटेम्प्ट पर लोन पेयर है, इसका मतलब इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है। लेकिन आप देखिए ये पहली बात तो मल्टीपल बॉन्डेड पर है और इसका कॉन्जुगेशन इस पाई बॉन्ड के साथ भी है, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ना लेकर ये पाई बॉन्ड ही इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा और इनके ही बीच रेजोनेंस होगा, वो पार्ट नहीं लेगा। वो देखा जाए तो अलग प्लेन में भी है। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से कि ये जो है वो पार्ट नहीं लेगा, इसका मतलब ये लोन पेयर क्या रहेगा, लोकेलाइज रहेगा। वो क्या रहेगा यहाँ पर, लोकेलाइज। इस चीज का खास ध्यान रखना आपको कि मल्टीपल बॉन्डेड पर अगर ये चीजें हैं, कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लोन पेयर हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अपन फेनिल कार्बोकेटाइन की बात करें, तो फेनिल कार्बोकेटाइन देखिए आप, फिनाइल कार्बोकेटाइन में ये मल्टीपल बॉन्डेड एटम है कार्बन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। इनके मतलब रेजोनेंस पार्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब
पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह रहेगा और चार्ज एक जगह रहेगा तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये स्टेबल नहीं है। अपन आगे बात करेंगे एप्लीकेशंस में। अगर मान लीजिए मैं इसके बजाय इसके साथ में ये एक और लूं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन, अब आप इन दोनों के अंदर चेक कर सकते हैं कि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा है और इसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, मल्टीपल बॉन्डेड वाले पर नहीं है वो। ठीक है, तो ये जब डीलोकलाइज होगा तो आप देख सकते हैं डीलोकलाइज होगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बेंजीन वाले उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज जो हो रहा है तो ये डीलोकलाइज होगा, चार्ज बेंजीन में माइग्रेट करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर तो डीलोकलाइजेशन है, इसका मतलब एक ही जगह पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी और यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं होगी क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये स्टेबल जो है वो ज्यादा होगा और ये स्टेबल कम होगा। तो ऐसी ऐसी बातें अपन एप्लीकेशंस में करेंगे जब पढ़ेंगे भाई रेजोनेंस की हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस क्या है, तो वहां पर अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको एक नोट लिखवाया है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीपल बॉन्डेड वाले एटम पर है, यानी कि उस एटम पर है जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो फिर वो जो है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते हैं और जहां है वहीं रहते हैं, यानी कि लोकलाइज रहते हैं। रेजोनेंस में पार्ट लेते तो हम उनको डी लोकलाइज कहते हैं, लेकिन ये पार्ट नहीं लेते हैं तो इनको बोलेंगे अपन ये लोकलाइज रहते हैं, ये नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं। दूसरा नोट मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं यहां पर। दूसरे नोट में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स तो पाई इलेक्ट्रॉन है और उनकी नंबर क्या है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर के बारे में है ये है पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर के बारे में कि आपको अगर पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर निकालनी हो तो कैसे। यहाँ पर रेजोनेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। वो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं वो भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन यहाँ बात करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर कैसे काउंट करें। तो मैं एक बार इसको इलाज कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन्स विच टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रेजोनेंस में पार्ट कौन से लेंगे, जो कॉन्जुगेशन में होंगे, जो किस में होंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में होंगे, वो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे और उनको भी यहाँ पर अपन कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जहां पर आपको काउंट करने हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या है। तो देखिएगा सिंपल एग्जांपल, पहले आप देखिएगा बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या है। तो आपको साफ ही दिख रहा है इसमें कि 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 3 पाई बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिएगा और आगे एग्जांपल, इसमें अपन बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या है। देखिएगा 2 2 4 और यहाँ पर है ही इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ठीक है, और अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसमें आपसे पूछ ले कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या है, तो 2 2 4 और आप देखिएगा कि ये कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। ठीक है, जहां भी नेगेटिव है वहां पर एक पेयर मान लीजिएगा। ठीक है, तो 2 4 और 6, यहाँ पर इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल में और देखिए आप, इस एग्जांपल में देखिएगा कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। अब मैंने ऐसे पूछा कि इसमें पाई के नंबर क्या है, तो आप देखेंगे 2 और 2 4, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पाई बॉन्ड के हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर आगे है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, अल्टरनेट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और एग्जांपल्स ले कुछ, तो मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एनिलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनिलीन में देखिए आप 2 2 4 6, और आपको ये पता है कि ये वाला जो है वो कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एनिलीन में कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
और कोई एग्जांपल्स अपन लें यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्ट्रक्चर ये वाली बनाई, इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है 1 2, इधर कर दिया मैंने, इधर मैंने प्लस कर दिया, इधर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कॉन्जुगेशन है 2 4 6, और ये वाले जो है वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चाहो तो आप इनका प्लस माइनस का यहाँ पर बॉन्ड भी बना सकते हो। तो 2 4 6 और 8, इसका मतलब इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो आप जो है वो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, वो सभी की सभी जो हो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पढ़ा कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में जो अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं और इसके बाद में पढ़ेंगे मीसोमेरिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।